सेक्शन 31, सेक्शन 31 कंटीजेंट कंट्रैक्ट। कंटीजेंट कंट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 31 में। ए कंटीजेंट कंट्रैक्ट इज ए कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी कि एक कंटीजेंट कंट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ करने या कुछ नहीं करने का। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। किस चीज पर डिपेंड है? कि कुछ ऐसी घटना जो अभी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ ऐसी घटना जो फ्यूचर में होने वाली है। ध्यान समझिएगा, ऐसी कोई घटना जो अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है, उसके कोलेटरल पे, उस चीज पर आधारित है वो घटना, कि अगर वो घटना घटेगी तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सिंपल से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम लोग कंटीजेंट की लिटरल मीनिंग देखते हैं, कंटीजेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है, कहीं आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको कहीं पे, समथिंग रिलेटेड टू ए पॉसिबल फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट। कंटीजेंसी का जो लिटरली मीनिंग होता है वो इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज से रिलेशन, समथिंग रिलेटेड टू ए पॉसिबल फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट। ऐसी कोई घटना जो अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में, ठीक है ना, ये चीजें हो सकती है, अभी अनिश्चित है कि ये होगी कि नहीं होगी। ओके, समथिंग रिलेटेड टू ए पॉसिबल फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट, एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। ए प्रॉमिस करता है बी को कि तुमको हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। ए प्रोमिसेस बी टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी इफ यू, यानी कि बी के लिए कह रहा है, इफ ही बी मैरिज सी। ए कह रहा है बी को कि हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे अगर तुम सी से शादी कर लोगे, ठीक है। तो बी का जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहेगा वो कंटीजेंट रहेगा। अभी क्या वो बी की प्रॉपर्टी हो गई? बताइए, बी को वो प्रॉपर्टी कब मिलेगा? बी को वो प्रॉपर्टी कब मिलेगा? जब सी से शादी कर लेगा तब। हाँ, वेरी गुड। हाँ, जब वो सी से शादी करेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही हम लोग इसी को कंटीजेंसी बोलते हैं, इसी को कंटीजेंट इंटरेस्ट हम लोग कल इसको एलोबरेट कर भी रहे थे, कल बता भी रहे थे, ठीक है। यही हमारा सेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझाना का। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए है, ध्यान समझना। हम लोग जो कोलेटरल आपको समझा रहे हैं वो इस चीज को समझाने। कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके। ध्यान सुनिएगा, मेरा ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वह प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर है, कि हम तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट इस बात के लिए है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पर आधारित है? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आधारित है शादी करने पे, जो कि अभी फ्यूचर है, अभी हुआ नहीं है, अनसर्टेन है, इंपॉसिबल नहीं है, अनसर्टेन है। समझे? ये चीजें असंभव नहीं है, क्योंकि इस इंपॉसिबल चीजों के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। हम अनसर्टेन बोल रहे हैं। अगर सी की डेथ हो गई होती मान लीजिए, तब तो ये इम्पॉसिबल होता, तब तो ये वॉइड होता, तब तो किया ही नहीं जा सकता है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम आपसे पहले। ये अनसर्टेन है, अभी हो सकता है कल बी जो है सी से शादी ना करे, या सी जो है बी से शादी ना करे, या अभी बोल दिए हैं कि बी जो है सी से शादी करेगा, बाद में जाकर सी की डेथ हो जाए, सी पागल हो जाए। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सब चीजें, कि बाद में जाकर कोई चीज इंपॉसिबल हो जाता है।
नहीं, हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कर चुके हैं ये सब चीज ना। हाँ, तो याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर है, और ठीक है ना, बेस्ड किस चीज पर है, तो वो बी और सी के शादी पर बेस्ड है वो चीजें। इसी को हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेक्शन 31 आपको जो है यही बता रहा है, यही चीज डिफाइन कर रहा है। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, कितना खूबसूरत इलस्ट्रेशन भी इसका वही है, सेम चीजें। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी ₹10,000। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी को, तुमको हम 10,000 रुपया देंगे। इफ बीज हाउस इज बर्न, अगर बी का घर जल जाएगा तो, ठीक है, बी का घर जल जाएगा तो। हम लोग इंश्योरेंस वगैरह सब करवाते हैं ना, तो ये कंटीजेंसी है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? सेक्शन 32, सेक्शन 32, enforcement of a contingent contract, enforcement of a contingent contract. Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until the event has happened. If the event becomes impossible, such contract becomes void. अभी हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे इस चीज को। इसका इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे कल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। जिस एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवा सकते हैं, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, इसको हम लॉ के द्वारा जो है उसको हम स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है ना, वह क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 10 में सब चीज को हम लोग देखे हैं। तो अब कहता है कि इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, क्योंकि अभी जो है कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग पर आधारित है ये चीजें, तो इसका इन्फोर्समेंट देख लीजिए, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। हम एक दो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय बीज हाउस इफ ए सर्वाइव सी, the contracts cannot be enforced by law unless and until C died in age lifetime. ठीक है ना, एकदम सिंपल सा चीज है। किसी को ये समझ में आया? ये कॉन्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन को एलोबरेट कर पाएंगे इसमें? बताइए। ए जो है वह बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। A makes a contract with B to buy B house. A कह रहा है कि हम तुम्हारा घर खरीद लेंगे, B को कह रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि हम तुम्हारा घर खरीद लेंगे, B का हाउस खरीद लेंगे। If A survive C, ठीक है ना, कि अगर A जो है वह क्या कर जाएगा, C के रहते मतलब लाइफ टाइम जीवित रहेगा, ठीक है, यानी कि ए को सरवाइव करना है, सी के लाइफ टाइम में ए को सरवाइव करना है। सी के जीवित रहते अगर ए जीवित रहता है, ठीक है ना, तो हम तुम्हारा घर खरीद लेंगे। तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होगा अगर ए के जीवित रहते सी मर गया तो? ठीक है, सॉरी मतलब उल्टा, सॉरी, ये ए सर्वाइव सी है ना, हाँ, ए सर्वाइव सी, ठीक है ना, यानी कि सी जीवित रहता है ए के लाइफ टाइम तो बिल्कुल। तो जब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही हुआ, इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है ये, उसी का इन्फोर्समेंट बात कर रहा है। इफ ए सर्वाइव सी, यानी कि ठीक है ना, क्या करना है, सी को जीवित रहना है लाइफ टाइम ए के, यानी ए के बाद वो प्रॉपर्टी सी को अगर हैंड ओवर होता मान लीजिए, तो सी का जीवित रहना जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, सी मर गया, ए के लाइफ टाइम ही सी मर गया, तो क्या इसका इन्फोर्समेंट होगा? जब वो घटना नहीं घटेगी, ठीक है ना, तो आप इन्फोर्समेंट नहीं करवा पाएंगे।
हाँ या ना? जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिए थे आपको कि ए कह रहा है कि हम तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे अगर तुम सी से शादी कर लेते हो तो, लेकिन बी मान लीजिए सी से शादी नहीं किया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा? बी इसको जो है वो इन्फोर्स करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। हां, सिंपल एग्जांपल है। अब इसका देखिए दूसरा इलस्ट्रेशन। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी to sell a horse to B at a specified price. If C, to whom the horse has been offered, refuse to buy him, the contract cannot be enforced by law unless and until C refuse to buy the house, to buy the horse. अब ये कितना अच्छा चीज है। A कह रहा है B को कि तुमको हम अपना घोड़ा बेचेंगे 5,000 रुपया में, यानी A और B के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि तुमको हम अपना घोड़ा बेचेंगे 5,000 रुपया में, स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है, कुछ भी हम रख लेते हैं। लेकिन कब बेचेंगे? तब बेचेंगे जब सी इसको लेने से मना कर देगा, इस घोड़े को लेने से मना कर देगा। अब आप लोग थोड़ा सा घटना ध्यान से याद रखिए। हो सकता है ए जो है वो सी को कहा हो कि भैया मेरा घोड़ा लोगे तुम, ऑफर किया हो या कुछ इस तरह का बात हुआ हो उन दोनों के बीच में, तो सी कहा ठीक हम सोचते हैं, ये कह के अपना सी चला गया। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कि तुमको हम अपना, बी को कह रहा है तुमको अपना घोड़ा हम बेचेंगे, लेकिन उसी शर्त पे बेचेंगे, उस समय बेचेंगे, उस वक्त बेचेंगे जब सी लेने से मना कर देगा। ओके, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है तब तक जब तक कि सी लेने से मना नहीं कर रहा है। अगर सी लेने से मना कर देगा और उसके बाद ए जो है बी को नहीं बेचेगा, तब ना बी चला जाएगा कोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नहीं दे रहा है घोड़ा हमको, हाँ या ना? क्लियर? कल्पना, हाँ, बोलते चलिएगा। वेरी गुड। सब लोग अपना अपना रेज हैंड कीजिए, लगे समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड। सिंपल सा चीज है कि इसका इन्फोर्समेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि सी लेने से मना नहीं कर देगा, तब ना ए और बी के बीच में इन्फोर्समेंट होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सी रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए सी नंबर, देखिए इलस्ट्रेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरी सी, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। जो लास्ट आपका सेक्शन 32 में जो नीचे का लाइन है, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ठीक है ना, कि अगर कोई घटना इम्पॉसिबल हो जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है। आप लोग को हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाए हुए इस चीज को। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कौन सा सेक्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56। वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में कि तुमको हम 1 लाख रुपया देंगे, तो वो कुछ हम पैसा देंगे जब तुम सी से शादी कर लोगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन सी मर गया, अब तो ये इम्पॉसिबल ना हो गया, कैसे शादी करेगा वो, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। उसके इन्फोर्समेंट की बात ही छोड़ दीजिए, अब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ये चीजें बताए थे, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बताए थे, ठीक है ना, और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बताए थे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या बताए थे आपको कि ऐसी कोई चीज जो शुरुआत में ही इम्पॉसिबल हो, जैसे कि कोई कह दे कि हम चांद तारा तोड़ कर ला देंगे, यह वॉइड होगा, अपने आप में यह वॉइड है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त वो चीजें पॉसिबल है, किया जा सकता है, संभव है होना। जैसे अभी बोले ना कि फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसका होना संभव है, हो सकता है। जैसे बी का सी से शादी करना हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं,
लेकिन जब सी की डेथ हो गई तब ये चीजें इम्पॉसिबल हो गया, बाद में जाकर वो चीजें इम्पॉसिबल हो गया। इसको हम लोग सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो ये चीजें अब नहीं हो सकता है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। ठीक है, इनिशियल सब्सिक्वेंट को हम लोग, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट वॉइड हो गया। और एग्रीमेंट ठीक ठाक है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, बाद में जाकर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। क्लियर, बोलते चलिएगा। अभी हम लोग 32 पढ़ रहे थे, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। 33 में लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of the event becomes impossible and not before। देखिए कितना खूबसूरत चीज है, और दोनों इलस्ट्रेशन में फर्क देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसका इलस्ट्रेशन बड़ा खूबसूरत से लिखा गया है। इसका ध्यान से देखिए, ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। यह भी आप लोग को बताए हुए हैं। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे अगर वह जहाज नहीं लौटा। एक जहाज है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बंदरगाह से चल रहा है, चलना शुरू करेगा, वहां से खुलेगा, और यहां पे इंडिया में ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे अगर वह जहाज इंग्लैंड से इंडिया वापस नहीं आया। कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक, इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं आता है। हाँ सॉरी, क्या था कंडीशन, क्या था कि अगर वो जहाज वापस नहीं लौटा, चलना शुरू हुआ जहाज, वहां से जहाज डूब गया, बीच समुद्र में कहीं जहाज डूब गया, और शर्त क्या था यहां पे, कंटीजेंसी क्या था, क्या फ्यूचर इवेंट था हमारा, कि अगर जहाज नहीं लौटा, तो अब जहाज अगर डूब गया तो क्या वो लौटेगा? बताइए। नहीं, कैसे वापस आएगा? ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से डूबा हुआ चीज वापस नहीं आता है ना रंजीत। नहीं आएगा। हाँ ठीक है, सही बात है, हाँ या ना बोलिए, ठीक है ना। एक सूरज ही ऐसा है जो डूबता है तो फिर उगाता है ना, कि वो डूबता कहां है? सूरज डूबता नहीं है क्या? हाँ सही है, लेकिन जहाज अगर डूब जाएगा तो वापस नहीं लौटेगा, ठीक है ना। ओके, तो अब है द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। जैसे ही जहाज वहां डूबा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ओके, नहीं, अब ये चीजें यहां पे इन्फोर्सेबल हो। हाँ बोलिए। ये तो आप बहुत शुरुआती वाला बात पूछ लिए, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा कि वर्बली में होगा, तो ठीक है ना। एक बात बताइए, चलिए सोचिए जरा, लोग अक्सर पूछता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्बली भी किया जा सकता है कि नहीं, रिटर्न में भी किया जा सकता है। इसका तो सिंपल सा जवाब है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए, है कहीं लिखा हुआ? ठीक है, आर्जू कहीं है लिखा हुआ कि राइटिंग में ही होना चाहिए? हाँ, इसीलिए बता रहे हैं, ऐसा चीज बता दे रहे हैं जो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। लोग हर बात पे मतलब लोग कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब आप चले गए कोर्ट में, समझिए कि ये चीजें आप वर्बली किए, ठीक है ना, ये चीजें, ये काम आप वर्बली कर लिए आरजू, चले गए कोर्ट में कि ऐसा ऐसा बात हुआ था, हमको इन्फोर्स करवाइए कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप प्रूफ देंगे आरजू कोर्ट में?
हाँ हाँ, यही बस यही यही समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। 2 मिनट वेट कीजिए। अब आप क्या प्रूफ दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा। अगर आप ही दोनों खड़े हैं वहां पे और ये बात की आपस में, तो प्रूफ नहीं कर पाइएगा, कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा। हाँ सुनिए ना, मतलब हाँ नाम जवाब दीजिए ना, क्यों घबरा रहे हैं आप? कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा। हाँ नहीं मानेगा। तो ये कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि आप वर्बली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में पूछिएगा तो रिटर्न में तो होना ही चाहिए ना कोई भी चीज, नहीं तो कोर्ट में प्रूफ कैसे कीजिएगा? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मुंह से नहीं कर सकते, वर्बली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सेक्शन 10 में देखिएगा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए। आपका पूछना बिल्कुल सही है, हम सबको एक बार समझा दे रहे हैं इस बात को, समझ लीजिए इस चीज को, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने में राइटिंग का होना या वर्बल होना ये कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पे बात करेंगे तो आपका राइटिंग में नहीं होगा मान लीजिए, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? और अगर वर्बली भी किए हैं और उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर एविडेंस है उस तरह का कि आपको कोर्ट में इन्फोर्समेंट की बात हम कर रहे हैं, यहां पे इन्फोर्स करवा सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके अर्जु? हाँ हाँ, बस सिंपल से इतना ही चीज है इसमें। लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ कि राइटिंग में है कि वो जहां जहां राइटिंग में कहा है कि होना चाहिए वो अलग से वहां पे लिख दिया गया है। कहीं पे लिखा हुआ है, कोई एक सेक्शन याद है जहां पे लिखा है कि राइटिंग में होना चाहिए? ये बात किसी को अगर याद है तो बोलिए जरा हमको। नहीं, कहीं नहीं है सेक्शन में कि राइटिंग में होना चाहिए। मौसमी, कहां पे, कौन सेक्शन या इलस्ट्रेशन में कहां पे लिखा हुआ ये बात की ये चीज राइटिंग में आप करेंगे? अच्छा याद नहीं तो बता देते हैं आप लोगों को। विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड। इसका एक्सेप्शन जो है पहला है कि अगर कोई लव एंड अफेक्शन में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई किसी को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, हां, अगर एक पिता अपनी बेटी को कुछ दे रहा है, ठीक है ना, बिना कंसिडरेशन का, तो वो चीजें राइटिंग में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना। वहां लिखा हुआ स्पेशली ये बातें, याद आया? हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कहीं कुछ हो रहा है अगर, ठीक है ना, आप 25 पलट कर अगर देख लेंगे अगर एक बार, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सेक्शन 25 क्लॉज 1 में देखिए लिखा हुआ है ये बातें। तो यहां पे लिखने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब है कि ये चीजें राइटिंग में ही होगा। ये राइटिंग में नहीं होगा तो मान्य नहीं होगा। सेक्शन 25 का जो एक्सेप्शन है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो वॉइड तो है, इसका एक्सेप्शन 3 है। उसमें पहला वाला एक्सेप्शन में कि वहां पे वो चीजें आपको राइटिंग में ही करना पड़ेगा। हाँ, राइटिंग में करके आप रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो एक बेटी जैसे ही पापा कुछ दे अर्जू, समझे, तो बोलिए पापा मुंह से नहीं चलेगा, लिख के दीजिए, चलिए रजिस्टर्ड करवाइए, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि धोखा खा जाइएगा। चलिए ठीक है। हाँ, तो बस इसका यही है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में अगर कुछ चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो फिर संभव नहीं है, उस चीज को कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि हम लोग इन जनरली लोगों को सिखाते हैं कि किसी को पेमेंट कीजिए तो ऑनलाइन कीजिए या चेक से कीजिए। अब किसी को कोई दोस्त आया 5 लाख रुपया मांगा, आप दे दिए ऐसे ही, लो यार 5 लाख रुपया, और बाद में वो मुकर गया, तब क्या कीजिएगा आप? है कि नहीं? बताइए। तो अब ये तो ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते हैं या आपका दे दिए तो पैसा वसूल नहीं होगा आपका, ऐसा बात तो है नहीं, लेकिन आपको कोर्ट में साबित करना पड़ता है। तो इसलिए रिटर्न में लिख लीजिए या कोई ऐसा एविडेंस रखिए जिसका इस्तेमाल आप कर सके साबित करने के लिए कि आप 5 लाख दिए हैं उसको। चलिए, सेक्शन 32 हमारा 33 था हमारा। हाँ, ये कह रहा है कि अगर जहाज नहीं लौटा तो ऑब्वियस सी बात है वो संक हो गया, डूब गया,
अब डूब गया तो अब तो लौटेगा ही नहीं, तो यहां पे ये इन्फोर्समेंट हो जाएगा। हम यहां पे जो हम इसके साथ एग्रीमेंट किए हैं कि अगर जहाज नहीं लौटेगा तो हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे, तो वह कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक है ना? अगर हम मना करेंगे, हम उसका एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल सर्टेन हो गया है कि अब जहाज नहीं लौटेगा। क्लियर? तो सेक्शन आपका 32 कह रहा है कि 32 और 33 में अंतर देख लीजिए क्या है। 32 कह रहा है कि ऑन इवेंट हैपनिंग, और 33 में कह रहा है एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक है ना? तो इस पर फर्क देख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए 34। अब देखिए बड़ा अच्छा खूबसूरत सेक्शन है यह भी 34 का। कह रहा है कि वेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल। अब क्या कह रहा है कि इम्पॉसिबल अभी हुआ नहीं है, डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। और वो किस चीज पर आधारित है? किसी जीवित इंसान के आगे कंडक्ट पे निर्भर करेगा वो चीजें। वो लगता है कि अब ये इम्पॉसिबल हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल इसी का है, हम बताते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ए कह रहा है बी को कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे। अब ध्यान सुनिएगा, ए कह रहा है बी को कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो तुमको 5 लाख रुपया देंगे। बी क्या करता है? डी से शादी कर लेता है। अब बी को 5 लाख रुपया मिलेगा? बोलिए, कभी मिलेगा 5 लाख रुपया उसको? रंजीत नहीं सर। आरजू, अर्पणा, मिलेगा? बताइए। 5 पैसे कुल्हाड़ी मार लिया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अब क्या कहे कि डीम्ड इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि अब नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन एक दो घटना अगर इस तरह से घट जाएगी तो यह संभव है कि डी मर गई तो वो तो बी से शादी, सी से शादी कर ही सकती है बाद में, या डाइवोर्स हो गया दोनों का, बी और डी का डाइवोर्स हो गया, तब तो सी से शादी कर सकता है। हाँ या ना? हाँ, तो यानी कि यह बी के कंडक्ट पे डिपेंड करेगा, लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे, कि आगे घटना किस तरीके से मोड़ लेती है। यह डीम्ड इम्पॉसिबल है, यही इसलिए समझा रहे हैं। असंभव बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कि अगर डी मर गई तो बी सी से शादी कर लेगा तो 5 लाख ले लेगा, डी से डाइवोर्स हो गया, बी सी से शादी कर लेगा, 5 लाख मिल जाएगा। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है यह सेक्शन आपको। वेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। अब देखिए, इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इज द वे इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। और यहां टाइम भी फिक्स नहीं किया गया है कि कब तक शादी कर लेना है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। अगर वो टाइम से बांध देता तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन अनस्पेसिफाइड टाइम तक के लिए उसको रखा है। द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग। अब वो कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल लगने लगा। उसने डी से शादी कर लिया तो सी से शादी करना इम्पॉसिबल लगने लगा। विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डिफिनिट टाइम और अदरवाइज देन फ्यूचर फर्दर कंटीजेंसीज। अब लेजिस्लेशन देख लेते हैं। ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ बी मैरी सी, सी मैरिज डी, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नो बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब यह असंभव लगने लगा, कंसिडर्ड इसको इम्पॉसिबल मान लिया गया। ऑल्दो इट इज पॉसिबल, जबकि यह संभव है। कब? दैट डी मे डाई एंड दैट सी मे आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। ओके, क्लियर? बोलिए। क्लियर, वेरी गुड।
यही आपका सेक्शन 34 कह रहा है। 35 भी सेम चीजें हैं। 34 में क्या पर है कि अगर टाइम फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कोई। 35 में कह रहा है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम है, जैसे इसका 2 इलस्ट्रेशन हम पढ़ देते हैं। 35, ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप रिटर्न विद इन ए ईयर। अब 1 साल के अंदर टाइम फिक्स कर दिया है। ए कह रहा है बी को कि तुमको हम 5,000 रुपया देंगे या 5 लाख रुपया देंगे अगर वह जहाज 1 साल के अंदर वापस आ गया। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड, या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है इफ द शिप रिटर्न्स, अगर जहाज वापस आ गया विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर, एंड बिकम वॉइड, और यह शून्य हो जाएगा कब, तो कहता है इफ द शिप इज बर्न विद इन द ईयर, और वो जहाज अगर कहीं पे जल गया तब यह वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर जहाज 1 साल के अंदर आ गया तो यह क्या हो जाएगा, संभव है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, 5 लाख रुपया मिलेगा, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है उसको। लेकिन अगर जहाज 1 साल के अंदर कहीं जल गया तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको बनने में लगेगा 2 साल, फिर वापस कैसे आएगा वो? नहीं, अब इम्पॉसिबल हो गया ना, तो बिकम वॉइड। क्लियर? दूसरा इलेक्शन देख लीजिए इसका। ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर। अब यहां पे उल्टा बात कर रहा है क्या, कि अगर वह जहाज 1 साल के अंदर वापस नहीं आया तुमको 5 लाख रुपया देंगे। यहां भी टाइम स्पेसिफाइड किया हुआ है कि अगर वह जहाज 1 साल के अंदर नहीं आया तो तुमको 5 लाख रुपया देंगे। अब यह कब इन्फोर्स रहेगा, तो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट में बिकम इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर। 1 साल के अंदर नहीं आया जहाज, आराम से आप पैसा ले लीजिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फोर्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 साल के अंदर नहीं आया। या फिर जल गया तब भी इन्फोर्स होगा, क्योंकि जल गया तब भी 1 साल के अंदर तो आप वापस नहीं आ पाएगा, हाँ या ना? इस बार क्या था, इस बार क्या कंडीशन था? इस बार कंडीशन ये था कि अगर 1 साल के अंदर नहीं आया तो 5 लाख देंगे। तो अगर 1 साल के अंदर नहीं आया तो 5 लाख मिलेगा आपको, इन्फोर्स करवा लीजिएगा। या अगर जल गया तो ऑब्वियसली बात है, जल गया तब भी 1 साल के अंदर नहीं आएगा तो आप इन्फोर्स करवा लीजिए, इन्फोर्सबल हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? यही सेक्शन 35 समझा रहा है आपको। बोलिएगा कोई दिक्कत इसमें? और 36 कह रहा है, ये तो हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस भी कर सके। 36, एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। ऐसा कोई चीज जो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, पहले ही बोले हैं कि इम्पॉसिबल चीजों के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो अगर कंटीजेंट के सेंस में भी अगर कोई आप इम्पॉसिबल काम कह रहे हैं तो वह भी वॉइड होगा। आपको कोई यह कह रहा है कि 2 लाइन आपको दिए हैं, इसको आप इनक्लोज करके दिखाइए, हमको बंद करके दिखाइए। 2 लाइन कभी भी आपस में बंद हो सकता है, बंद फिगर बना सकता है 2 लाइन। 2 लाइन से किसी चीज को आप घेर सकते हैं, बताइए। किसी भी चीज को घेरने के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए, ट्रायंगल के अंदर रखेंगे तब वो चीजें घेराएगा ना। बोलिए, 2 स्ट्रेट लाइन दे दिए आपको और कहे कि इसको इनक्लोज कीजिए, फिगर क्लोज कीजिए, होगा फिगर क्लोज? तो यह इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है, तो यह अपने आप में वॉइड है। बोले ना कि इम्पॉसिबल चीजों के लिए जो कंटीजेंसी भी रहे या कहीं भी कुछ भी रहे, हम आपको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पर बात कर चुके हैं इस पर, कि जो चीजें शुरुआत में ही असंभव है वो वॉइड होता है अपने आप में। ए कह रहा है बी को कि अगर तुम सी से शादी करोगे, यानी मेरी बेटी सी है, अगर उससे तुम शादी करोगे तो तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे।
लेकिन सी मर गई है उससे पहले ही, जब ये कॉन्ट्रैक्ट रहा उससे पहले ही मरी हुई है, ठीक है ना। एग्रीमेंट के समय सी की डेथ हो चुकी होती है, वॉइड है अपने आप में यह। क्लियर? यही आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 31 से लेकर आप लोगों को पढ़ना है इसमें 36 तक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बाकी मेजर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये वाला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया।